जय हिंद। मैं कुमार सत्य स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो या आरआरबी हो, सभी एग्जामों के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इस मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने अरबों का आक्रमण पढ़ा, फिर तुर्कों का आक्रमण पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। अब ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, अगर इसके समय अवधि की बात करें कि जो दिल्ली सल्तनत है इसका कालखंड क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो कालखंड है ये 1206 से लेकर और 1326 ईस्वी तक का है। ये जो कालखंड है ये कब से कब तक है, तो 1206 से लेके 1326 ईस्वी तक का कालखंड क्या कहलाता है, तो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अब देखें, जो ये दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंश होते हैं, तो इस पे कुल 5 राजवंश होते हैं। कितने राजवंश होते हैं? कुल 5 राजवंश होते हैं। जिसका हमने ट्रिक देखा था कि ट्रिक क्या था कि गुल किला तोड़ा सैयद लोदी ने। ट्रिक क्या था कि गुल किला तोड़ा सैयद लोदी ने, जिसमें गुल से होगा गुलाम वंश, किला से होगा खिलजी वंश, तोड़ा से होगा तुगलक वंश, सैयद से होगा सैयद वंश और लोदी से होगा लोदी वंश। और जो लोदी वंश का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, वो क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है। अब जो ये दिल्ली सल्तनत है, अगर पूछा जाए कि जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना है ये किस युद्ध का परिणाम था, तो आपको याद रखना है कि ये तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम था। तराइन के द्वितीय युद्ध, ये तराइन के द्वितीय युद्ध का क्या था? ये परिणाम था। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जो दिल्ली क्षेत्र है, अजमेर क्षेत्र है, उस पर कब्जा किसका है, तो पृथ्वीराज चौहान का है। और जब पृथ्वीराज चौहान इस तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पराजित होते हैं, तो इस पे कब्जा किसका हो जाता है, तो इस पे कब्जा होता है, दिल्ली पे कब्जा होता है मोहम्मद गौरी का। और वहीं से, चूंकि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो एक निर्णायक युद्ध था। वो कैसा युद्ध था? तो एक निर्णायक युद्ध था। और जब ये निर्णायक युद्ध था, इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके बाद इस क्षेत्र में कोई उसका प्रबल विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि भारत में जब अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित होता है तो उसका कारण क्या होता है, उसमें कौन सा युद्ध निर्णायक साबित होता है, निर्णायक भूमिका में आता है, जिसकी वजह से अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होती है। तो वहाँ पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और दूसरा पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। उसी तरह से यहाँ पे जो निर्णायक युद्ध हुआ वो कौन सा था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। इसके परिणाम क्या हुआ था? इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब इस दिल्ली सल्तनत में हमने कितने वंश को बताया कि 5 राजवंश होंगे, और 5 राजवंशों में जो पहला राजवंश है उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को। किसको पढ़ेंगे? गुलाम वंश। अगर इस गुलाम वंश की बात करें कि जो गुलाम वंश है, इसका जो कालखंड है ये कब से कब तक का है, तो आपको याद रखना है कि इनका जो कालखंड है ये 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक चलता है। अगर समय की बात करें तो ये लगभग 84 वर्ष तक का जो ये कालखंड है ये गुलाम वंश का रहा।
अगर इस गुलाम वंश में अगर बात करें कि कुल कितने शासक हुए, तो यहाँ कुल 11 शासक हुए। कुल कितने शासक हुए? तो कुल 11 शासक हुए। इसके साथ ही साथ जो गुलाम वंश है, अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें कि इसे अन्य किन नामों से भी जानते हैं, इसका अन्य नाम, तो पहला तो कौन सा है? गुलाम वंश है। इसे ही दास वंश के नाम से भी जानते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? दास वंश कहा जाता है। इसे ही इलबारी वंश कहा जाता है। इसे ही मामलुक वंश कहा जाता है। मामलुक वंश। इतने नामों से जो गुलाम वंश है ये जाना जाता है, जिसमें जो यह मामलुक वंश है, इस मामलुक का अर्थ क्या होता है? तो इस मामलुक का अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त। इसका मतलब क्या होता है? गुलामी के बंधन से मुक्त। गुलामी के बंधन से क्या होता है? मुक्त। इसका क्या है अर्थ है? या ऐसा भी कह सकते हैं कि गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतान। तो ये क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जो गुलाम वंश है, अगर इसमें बात करें कि इसका जो संस्थापक के तौर पे जिस शासक को जाना जाएगा वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे क्या माना जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक माना जाएगा, क्योंकि इस गुलाम वंश का जो पहला शासक है वो कौन है? तो आपको याद रखना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक था क्या? तो आपको याद रखना है कि ये मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था, जिसमें ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। जो इसमें ऐबक है, इस ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ होता है देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ होता है देवता या चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता, इसका अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। अब देखें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? तो ये मूल रूप से तुर्किस्तान का था। तुर्किस्तान ये कहाँ का था? तो तुर्किस्तान का था। और ये किस जाति से था? तो आपको याद रखना है ये तुर्क जनजाति थी। ये तुर्क जनजाति का था और कहाँ का था? तुर्किस्तान का था। अब देखें, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जब ये चूंकि बचपन में ही ये क्या है? दास है। बचपन से ही दास है। और जब बचपन से ही दास है तो इसे क्या किया जाएगा? तो इसे नैसावर के बाजार में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा इसको? तो नैसावर के बाजार में लाया जाएगा। नैसावर का बाजार। जब इस नैसावर के बाजार में लाया जाएगा तब एक मौलाना होंगे। एक मौलाना है जिसका नाम है फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, जिसका नाम क्या है? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये जो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी हैं, ये क्या करते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदते हैं। क्या करेंगे? तो ये
इस बाजार में ये क्या कर लेते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, इन्होंने खरीदा। किसने खरीदा? फखरुद्दीन अजीज कूफी ने। इन्होंने क्या किया, इसको खरीदा। यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि जगह मिले। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे कहाँ लाया गया था, तो नैसावर के बाजार में। किस रूप में लाया गया था, तो दास के रूप में लाया गया था। दास के रूप में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पहले दासों को खरीदा और बेचा जाता था। तो ये जो दास था, इसे क्या किया गया, नैसावर के बाजार में लाया गया बेचने के लिए। और जब लाया गया तो यहाँ पे एक मौलाना होते हैं, मौलाना, जिसका नाम क्या है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। ये क्या करते हैं, तो इसे खरीदते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद क्या करते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसका अच्छी तरह से जो मौलाना है, ये क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। जब अच्छे से देखभाल करते हैं, तो केवल अच्छे से देखभाल में केवल उसको खिलाना पिलाना नहीं है, उसकी सारी जो व्यवस्था है ये करते हैं। उसको शिक्षा देना, उसको युद्ध कला सिखाना, ये सब इनके जी में होता है, ये करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो देखभाल अच्छे से करते हैं। और इस देखभाल के दौरान ये क्या करते हैं, तो इसे धनुर्विद्या देते हैं। धनुर्विद्या, इसके अलावा क्या करते हैं, ये घुड़सवारी करना सिखाते हैं। घुड़सवारी सिखाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है। जब इतने कार्यों को कर लेते हैं, तब जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान पढ़ना सीख जाता है, तो इसे क्या कहा गया, इसे कुरान खां के नाम से जाना गया। इसे क्या कहा गया, कुरान खां। कुरान खां, कुरान खां का ये कुरान खां के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हुआ। के नाम से क्या हुआ, ये प्रसिद्ध हुआ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसका मतलब ये होता है कि कुरान की पाई करने वाला। इसका कुरान खां का मतलब क्या होता है, कुरान का पाई करने वाला। तो अब क्या होता है कि जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक को नैसावर बाजार में लाया गया, जहाँ पे फखरुद्दीन अजीज कूफी ने इसे क्या किया, खरीदा। और खरीद के इसकी अच्छे से देखभाल की, और देखभाल करने के बाद इसकी अच्छी व्यवस्था की, इसे शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद इसे क्या किया, पुनः बेचने के लिए लाया। ये पुनः क्या करने लाया, तो बेचने के लिए लाया। ये कहाँ लाया, बेचने के लिए लाया। कहाँ लाया है बेचने के लिए, तो आपको याद रखना है, गजनी लाया। कहाँ लाया, गजनी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो गजनी है, इस गजनी में एक वंश था जिसका नाम था गजनी वंश। तो आपको बताना है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था। और दूसरा सवाल ये है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था। ये दो सवालों के जवाब आप पढ़ते वक्त ही क्या करें, आप कमेंट करके बताएं कि इसका राइट जवाब क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर हिंट के तौर पे चाहे तो इन दोनों का जो राइट आंसर होगा वो इसी गजनी से संबंधित है। अब देखें, जब ये गजनी लाया, तो इस गजनी में
इस गजनी क्षेत्र पर अब कब्जा किसका था? मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी, इस मोहम्मद गौरी का ये क्षेत्र था। और जब ये मोहम्मद गौरी का क्षेत्र था तो जब आप जान रहे हैं कि दासों को क्या किया जा रहा है, खरीदा बेचा जा रहा है, तो ये भी बाजार में जा रहा है, दासों को खरीद रहा है। इस दौरान ये क्या करता है, इसकी नज़र कुतुबुद्दीन ऐबक पर पड़ती है और इसके युद्ध कला से इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। देखता है कि ये क्या है, ये बहुत कुशाग्र बुद्धि का है, युद्ध कला में निपुण है, इसकी बहुत सारी विशेषताओं को जानता है। और उसके बाद से क्या करता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदता है। क्या किया, इसको खरीदा और खरीद कर लाया। तो इसने क्या किया, तो इसने एक पद पर नियुक्त किया जिसे कहा गया अमीर ए आकुर। क्या कहा गया, अमीर ए आकुर, अमीर ए आकुर। अब ये जो अमीर ए आकुर है, ये कैसा पद है? इस पद पे क्या कर रहा है, ये नियुक्त कर रहा है। किसको नियुक्त किया है? तो ये नियुक्ति मिली है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखें, नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं इसको। इस पद पर क्या मिला, इसको नियुक्ति मिला। और ये नियुक्ति किसकी हो रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखें, इस अमीर ए आकुर का मतलब क्या होता है? तो अमीर ए आकुर का मतलब होता है शाही घोड़े का रखवाला, या इसको कह सकते हैं कि शाही घुड़सवार का अधिकारी। ये क्या होता है, नियुक्त होता है। और इसके बाद से ये मोहम्मद गौरी के सेना में एक अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है कि गौरी के सैनिक योजना को किसने मूर्त रूप दिया? गौरी के सैनिक योजना को किसने मूर्त रूप दिया या किसने मूर्त रूप प्रदान की? तो आपको याद रखना है कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक के सैनिक जो था, इसके सैनिक रूप को या सैनिक योजना को, इसके सैनिक योजना को क्या किया, इसने मूर्त रूप दिया। ये मूर्त रूप किसने दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि गौरी के सैनिक योजना को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो आपको याद रखना है कि वो कौन है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़े तो आप जान रहे हैं कि जो मोहम्मद गौरी है, ये भारत पर आक्रमण करता है। और चूंकि भारत पे क्या, वो तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों को पहले से ही जीत चुका है और 1191 में तराइन का युद्ध करता है और फिर 1192 का तराइन का युद्ध करता है। उसके बाद से ये निर्णायक युद्ध साबित होता है और दिल्ली के और भारत के अधिकांश क्षेत्र पर उसका क्या हो जाता है, कब्जा होता है। और यहीं से क्या होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। अब देखें कि जो ऐबक है, देखें जो ऐबक है, ये कब अपना राज्याभिषेक कराता है? तो ये 25 जून 1206 को क्या करता है, अपना राज्याभिषेक कराता है। क्या करता है, राज्याभिषेक। इसका मतलब ये जो
तराइन के युद्ध में तराइन के युद्ध का जो द्वितीय युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था, तो उसके पहले भी जितने उसने क्षेत्रों को जीता था, उन क्षेत्रों पे प्रशासन स्थापित करने के लिए उसने क्या किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रशासक नियुक्त किया था। और जब प्रशासक नियुक्त किया था, और उसके बाद से जब गौरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध किया, चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें जयचंद को पराजित किया था। और उसके बाद से इसके बाद एक इसका अंतिम आक्रमण हुआ था, जो कब हुआ था, 1205 में। और ये जो 1205 का आक्रमण है, या ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो अंतिम आक्रमण है या अंतिम युद्ध है, ये किसके विरुद्ध था, तो आपको याद रखना है, ये खोखरों के विरुद्ध था। खोखरों के विरुद्ध। और इस युद्ध को करने के बाद ये क्या कर रहा था, अपने राज्य वापस जा रहा था, गौर राज्य को वापस जा रहा था। तो रास्ते में ही कहाँ पे, तो दम्यक में। इस दम्यक में क्या हुआ था कि 15 मार्च को दम्यक नामक स्थान पे 15 मार्च 1206 को इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। जब हत्या कर दी गई, तब भी ये क्या कर रहा है, प्रशासक के रूप में ही कार्य कर रहा है। और अंततः ये 25 जून 1206 को इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कराया। उसके बाद से जब इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कराया, तो (1206) में जब इसने अपना राज्याभिषेक कराया, तो जो गौरी है, इसका एक भतीजा था। क्या था इसका भतीजा? जो इसका भतीजा है, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। क्या नाम था? गयासुद्दीन महमूद। ये जो गयासुद्दीन महमूद है, ये क्या करता है, तो 1208 में, कब, 1208 ईस्वी में क्या करता है, एक पत्र भेजता है। एक क्या करता है, एक पत्र भेजता है। इस पत्र को किस नाम से जाना गया, तो इसे दास मुक्त पत्र के नाम से जाना गया। दास मुक्त पत्र या दास मुक्ति पत्र। तो इसने क्या किया, दास मुक्ति पत्र भेजा, और इसके द्वारा इसे क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से मुक्ति दी। और दास से मुक्ति दी, और साथ ही साथ जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको क्या किया, तो इसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इसी पत्र के द्वारा इसने क्या किया, तो सुल्तान की उपाधि भी प्रदान की। सुल्तान की क्या की, उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन का। अब कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं, जहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहला है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे लाख बख्श कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लाख बख्श। इसे क्या कहा जाता है, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। इसे क्या कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। पील बख्श। और पील बख्श का मतलब होता है कि हाथियों को दान करने वाला। पील बख्श का मतलब क्या होता है, हाथियों को दान करने वाला। हाथियों को
दान करने वाला। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अपने दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। ये दानवीरता के लिए भी क्या था? प्रसिद्ध था, जिसमें इसे क्या कहा जा रहा था? लाख बख्श कहा जा रहा था, यानी लाखों का दान करने वाला। फिर इसे पील बख्श कहा जा रहा था, जिसका मतलब होता है कि हाथियों को दान करने वाला। इसके अलावा देखें, इसके दरबार में कौन कौन विद्वान थे? विद्वान, तो एक जो विद्वान था उसका नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? हसन निजामी। और जो दूसरा जो शख्स था उसका नाम था फखरुद्दीन। फरुखुद्दीन। क्या नाम था? फखरुद्दीन। अब इस तरह से देखें, इसने ये इसके दरबार में ये दो विद्वान थे। इसके साथ ही साथ देखें इसने और क्या कराया? तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार, और जो ये कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन आपको याद रखना है कि इसको पूरा किसने कराया था? तो जो इसको पूरा कराने वाला है वो है इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने क्या किया था? तो इस कुतुब मीनार को पूरा कराया था। इसके अलावा इसने क्या किया था? तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कहाँ पे कराया था? तो आपको याद रखना है, अजमेर में कराया था। ठीक है ना? ये वही अजमेर है जहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय थी जिसका निर्माण कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। और जो कुतुब मीनार है, ये बख्तियार काकी के नाम पे इसका क्या किया था? निर्माण कराया था। ये दोनों, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये क्या है? एक मस्जिद है। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया? इनका निर्माण कराया। और अंततः इसकी क्या हो गई? मृत्यु हुई। इसकी क्या हुई? मृत्यु। और मृत्यु कैसे हुई थी? तो याद रखना है कि ये चौगान खेलते वक्त, चौगान जिसको बोलते हैं पोलो, इस पोलो को खेलते हुए ये क्या किया? घोड़े से गिरा। घोड़े से क्या हुआ? गिर गया। और जब घोड़े से गिरा तो इसे काफ़ी गंभीर चोट आई। और जब काफ़ी गंभीर चोट आई तो ये कुछ समय तक जीवित रहा, हफ्ते 10 दिन तक। और उसके बाद अंततः इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी जो मृत्यु है ये 1210 को हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हुई। और इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने एक वंश की स्थापना की थी जिसको कहा जाता है कुतुबी वंश। इसने जिस वंश की स्थापना की उसको क्या कहा गया? तो उसका नाम रखा था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश। तो इसने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में प्रश्न बनते हैं। और आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इस क्लास का लाभ वो भी उठा सकें। थैंक यू।